Hello everyone. As you have already seen in the thumbnail that today we will be discussing about electric flux. Now, electric flux का concept क्या है? What do we mean by electric flux? That we will understand in this video. So today's video will be very important for the upcoming lectures. In the upcoming lectures, we will be talking about Gauss law. And Gauss law का use करके हम लोग बहुत easily electric field calculate कर सकते हैं. तो गॉस लॉ के बारे में हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे. तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं. माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल. लेट्स बी द डिफरेंस. ऑलराइट, सो वेलकम बैक. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा एंड दैट इज एरिया. है एरिया नहीं, एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर को समझना पड़ेगा. भाई एरिया वेक्टर क्या होता है? देखिए, अगर कोई हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो उसमें हम इस तरीके से कोई एक रेक्टेंगल अगर ले ले, ये एक्स वाई जेड, ये एल होगा, ये बी होगा. लेट्स से दिस इज ए, बी, सी, डी. तो इसका एरिया क्या होगा? वी नो दैट एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी. तो हम इसको ए बी क्रॉस बी सी भी बोल सकते हैं, है ना. अगर ये क्रॉस है इसका मतलब है कि इसको हम एल बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90. तो साइन 90 1. तो यहां पे हमको मिलेगा एल बी साइन 91. ओके, सो ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो आउटपुट होता है, मतलब जो ये निकलेगा, ये भी एक वेक्टर होता है. तो ये वेक्टर ए बनेगा कब? जब हम इसको एक डायरेक्शन देंगे. तो इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? इसका डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. तो परपेंडिकुलर तो ये वाला एक्सिस मिल ही रहा है. इसके साथ साथ यहां पे ये अगर हम देखें तो ये नेगेटिव एक्सिस जो होगा वो भी इसके डायरेक्शन में आ सकता है. इसका मतलब इधर दिस कैन बी के कैप. क्यों भाई? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस के लिए हम लोग आई कैप को यूज करते हैं और इसके लिए हम लोग जे कैप को यूज करते हैं. तो आई और जे का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो के कैप निकलता है. तो इधर ये एल बी के कैप हो सकता है और ये एल बी माइनस के कैप हो सकता है, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन को भी ले सकते हैं, इसका आउटवर्ड और इसके उधर वाला भी. ठीक है. जब भी 2D फिगर होगा तो उसके लिए दो डायरेक्शन को हम लोग ले सकते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड वाला डायरेक्शन. लेकिन अगर हमारे पास 3D शेप्स हो तब उसके लिए क्या करें भाई? 3D शेप्स, देखिए, अगर मेरे पास ये एक 3D शेप है तो यहां पे मेरे पास ये वाला एक सरफेस है, सामने वाला. इसके लिए एक बाहर की तरफ बनेगा ना, और एक अंदर की तरफ. ये जो बाहर की तरफ डायरेक्शन है और एक अंदर की तरफ डायरेक्शन है. तो हमको जो लेना है 3D में वो आउटवर्ड नॉर्मल लेना है. 3D के लिए क्या लेना होगा? आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन को. ठीक है. वैसे ही ये वाले सरफेस के लिए हमको ये वाला डायरेक्शन, ये वाले सरफेस के लिए ये वाला, इसके लिए ऊपर वाला, और नीचे वाले सरफेस के लिए नीचे वाला, पीछे वाले के लिए इस तरह से पीछे वाला. बात आ रही है समझ में? तो जो भी होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल हमको लेना होगा. अगर हमारे पास एक सिलेंडर आ जाए तो सिलेंडर के लिए क्या करेंगे भाई? सिलेंडर में देखिए 3 सरफेसेस है, एक टॉप सरफेस, एक बॉटम सरफेस और एक कर्व सरफेस. तो यहां पे ये जो टॉप सरफेस होगा उसके लिए तो ये आउटवर्ड इस तरह से हो जाएगा. लेकिन जो कर्व सरफेस होगा उसके लिए क्या होगा? उसके लिए डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा और इधर से ये बाहर आता होगा. दैट विल बी द डायरेक्शन फॉर द एरिया वेक्टर. ठीक है. अगर हमारे पास एक स्फेयर हो, तो स्फेयर के लिए क्या होगा भाई? ये नॉर्मल,
तरह से सारे के सारे एक दूसरे पे नॉर्मल होंगे, ये सरफेस पे नॉर्मल होगा, तो वैसे ही ये भी नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 डायमेंशनल के लिए इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ले सकते हैं, बट 3 डायमेंशनल के लिए ओनली एंड ओनली आउटवर्ड नॉर्मल। तो अब एरिया वेक्टर को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passes perpendicular through the surface। ध्यान देने वाली बात है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passes perpendicular थ्रू द सरफेस। भाई परपेंडिकुलर जाना चाहिए, मतलब अगर कोई मेरे पास सरफेस है तो उस सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन पास करने चाहिए। अगर ये सरफेस है तो इससे ये परपेंडिकुलर लाइन पास करने चाहिए। जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे एज फ्लक्स। अगर कोई ये सरफेस है, अगर ये छू के पास कर जाए तो क्या हम इसको कंसिडर करेंगे? नहीं, इस केस में हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ जो लाइन ऐसे परपेंडिकुलरली पास कर जाए, ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? देखिए, इसके लिए अगर मेरे पास एक डायग्राम हम बना लेते। देखिए, अगर हमारे पास ये एक सरफेस है तो इस सरफेस का ये होगा एरिया वेक्टर, है ना। एरिया वेक्टर प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। और मान लीजिए इस बार कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर ना जाके इस तरह से डायगनली या फिर ऑब्लिकली क्रॉस करता है, तो क्या होगा भाई? इसको अगर हम थीटा बोल देते हैं तो ये अगर ई है तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब दो कंपोनेंट में इसको तोड़ सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर का कंपोनेंट क्या होगा भाई? इधर का कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इधर है, और इधर एक कंपोनेंट आएगा और इधर हो जाएगा ये ई साइन थीटा। अब आप मेरे को सोच के बताओ कि ये जो फ्लक्स बनेगा वो ई कॉस थीटा के लिए बनेगा या फिर ई साइन थीटा के लिए? मुझे जहां तक लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ई कॉस थीटा के लिए बनेगा, क्योंकि ई साइन थीटा देखिए जस्ट पार कर जा रहा है, छू के पार कर रहा है, सरफेस से ऐसे छू के पार कर रहा है। लेकिन ये वाला जो लाइन है वो ऐसे परपेंडिकुलरली पार कर रहा है, इसीलिए ई कॉस थीटा के वजह से यहाँ पे फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स को अगर हम फाई ई से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखिए, ए यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ई और ए के बीच का एंगल है थीटा। ई और ए के बीच का एंगल है थीटा। तो कॉस थीटा कहां आता है भाई? हमने देखा था अभी क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, तो कॉस थीटा कहां आएगा? ई डॉट ए होगा। सो फाई मतलब फ्लक्स इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट ए। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। ये तो एक्सटेंडेड चार्ज हो गया, मतलब एक सिमेट्रिक सरफेस है, इसीलिए हम इसको अप्लाई कर दिए। तब क्या होगा जब हमारे पास ये जो सरफेस है वो इरेगुलर होगा, रेगुलर नहीं होगा, ये सिमेट्री में नहीं होगा, तब क्या करेंगे? तब उसके लिए हम क्या करते हैं? एरिया को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लेते हैं, है ना। तो अगर हम यहां देखते हैं तो यहाँ पे अगर ये लेट्स से कि ये इरेगुलर शेप था, हम सिर्फ इतना एरिया को कंसिडर करते हैं, ये बहुत छोटा सा एरिया होगा, तो यहाँ पे इस छोटे से एरिया के लिए हम ए ना लिख के इस बार डी ए लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बदल जाएगा? वो एक्सप्रेशन हमारा बदल जाएगा दैट फाई ई इज इक्वल्स टू ए डॉट डी ए।
और ये छोटा सा डीए था, वैसे ही सारे डीएस को, छोटा छोटा एरिया को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन. सो दिस विल बी द एक्चुअल एक्सप्रेशन और फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो जितना भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास करेगा उनको काउंट करके हम लिख देंगे दैट विल बी द फ्लक्स. तो यानी कि फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है. यहां देखिए, अगर मैं इसी को फिर से लिखूं या फिर इधर ये वाला एक्सप्रेशन, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा. मतलब फ्लक्स जो है वो ई पे भी डिपेंड कर रहा है, ए पे भी डिपेंड कर रहा है और थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कैसे होगी, देखिए मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको. अगर हम कंसिडर कर ले कि मेरे पास यहां एक ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से अगर ये है फील्ड लाइंस, लेट्स से ये कुछ फील्ड लाइंस है जो पास कर रहे हैं. अगर हमको फील्ड को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएंगे, तभी ना फील्ड स्ट्रांग होगा. ये तो हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि जहां पे लाइंस क्लोजर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होते हैं, वहां पे फील्ड स्ट्रांग होता है. इसीलिए यहां पे अगर हम इन लाइंस को इंक्रीज कर देते हैं तो ये फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड हो जाएगा. तो फ्लक्स भी इंक्रीज कर गया. मतलब जैसे ही हम ई को इंक्रीज करेंगे फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा. वही यहां पे अगर हम एरिया को भी इंक्रीज कर दे, अगर एरिया बड़ा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एरिया बन जाए, अब देखिए तो कितना सारा फील्ड लाइन पास कर रहा है इसमें से, है ना. एरिया को बड़ा करने से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर जाता है. और जो लास्ट है थीटा, थीटा पे भी डिपेंड करता है. क्यों भाई, कॉस थीटा है ना. तो जितना भी लाइन परपेंडिकुलरली पास करेगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा. जितना वो इधर घूमते जाएगा, मतलब इसके इस सरफेस के पैरेलल होता जाएगा, उतना ही फ्लक्स भी डिक्रीज करता जाएगा. अभी हमने देखा था ना उस वाले डायग्राम में, अगर ये फील्ड लाइन कुछ ऐसा है, ये एरिया वेक्टर था, है ना, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट के लिए कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा, इस वाले के लिए फ्लक्स नहीं बनेगा. जितना भी फ्लक्स बनेगा वो ई कॉस थीटा के वजह से बनेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पास करता है. चलिए लास्ट 2 पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. क्यों भाई, देखिए डॉट प्रोडक्ट जब भी 2 वेक्टर का होता है तो हमको एक स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, तो यहां पे ये स्केलर बनेगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे मैं पॉइंट बना के लिख देता हूं. जो फ्लक्स है दैट विल बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों, रीजन पता चल गया, क्योंकि ई डॉट ए है, डॉट प्रोडक्ट में हमको स्केलर मिलता है. ऑलराइट, एंड द लास्ट पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट. सो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट देखिए यहां पे ई है और ए है ना. ई का एसआई यूनिट होता था न्यूटन पर किलो और ए का मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं. आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें बता सकते हो. तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस.